हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इस टॉपिक पर इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया है अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों का अध्यारोपण क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है और तरंग का समीकरण क्या होता है, प्रगामी तरंग को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। मतलब तमाम इम्पोर्टेंट्स जानकारी आपको हमने इससे पहले वाली वीडियो में दिया है। हालांकि हमारा ये मेन टॉपिक कल भी हम बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि हमारा ये मेन टॉपिक है, प्रकाश का व्यतिकरण हमको पढ़ना है। लेकिन व्यतिकरण को पढ़ने से पहले व्यतिकरण से संबंधित ढेर सारी छोटी छोटी जानकारियाँ जो हैं, जो हमको पता होनी चाहिए, इनके बारे में हमें जानकारी रखनी होगी। तो इसीलिए हमने इसको बताने से पहले इस टॉपिक को शुरू किया, लेकिन इस टॉपिक को बताने से पहले इसमें यूज होने वाली छोटी छोटी जानकारियाँ दी हैं जो कि इससे पहले वाली वीडियो में है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बिना देखे आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। और बिना मतलब के पढ़ने से फ़ायदा क्या है जब हमें समझ में ना आए। तो पढ़िए कुछ इस तरह की आपको नॉलेज मिले, टैलेंट मिले। आप इतना पढ़िए कि किसी को पढ़ाने लायक हो जाइए। समझ रहे हैं? हमारे कहने का मतलब है कि ऐसा नॉलेज रखिए कि किसी को नॉलेज देने लायक हो जाइए। ऐसा नहीं है कि केवल नॉलेज अपने काम के लिए ही हो, नहीं, नॉलेज ऐसा होना चाहिए जो दूसरे को भी दिया जा सके। तो चलिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक बार फिर कहते हैं कि यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। तो हमारा ये टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण। तो कल हमने जो जानकारियाँ ढेर सारी दी थी, उन्हीं जानकारियों में कुछ और भी जानकारी बची हुई है जो कि हम आपको आज देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। कल हमने आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था। अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया गया कि जब किसी माध्यम में किसी क्षण किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक तरंगे आके मिलती हैं तो मिलने की घटना को ही अध्यारोपण कहते हैं। और सिद्धांत में बताया गया था कि जब वो मिलती हैं तो मिलने के बाद उनकी तरंगों का परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात हमको एक फार्मूला मिला था, y इजकल टू वेक्टर y इजकल टू y1 वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। ये हमको अध्यारोपण के सिद्धांत से मिलता है। और एक चीज़ और, अगर तरंगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ढेर सारी है, तो हम वेक्टर y इजकल टू y1 प्लस y2 मतलब वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 डॉट 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 वेक्टर yn, मतलब जितनी तरंगों की बात हमको करनी है अपनी व्याख्या में, उन तरंगों को इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अंतिम तरंग अगर 10वीं है तो y1 y2 y3 y4 डॉट 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 10 तक रखा जाएगा इसको। तो ये चीज़ हमने आपको उसमें बताया है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अध्यारोपण में तरंगे कभी भी एक दूसरे के गति को प्रभावित नहीं करती हैं। इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अध्यारोपण में जब किसी माध्यम में तरंगों का अध्यारोपण होता है, चाहे वो 2 तरंगों का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 10 का हो, मतलब ढेर सारी तरंगे हों, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब तरंगों का अध्यारोपण होता है तो तरंगे कभी भी एक दूसरे की गति को प्रभावित नहीं करती हैं, वो अपनी गति से चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 2-3 तरंगे आईं, किसी माध्यम में आके टकराईं और मिल गई, उनका अध्यारोपण हुआ तो वो एक दूसरे की गति को प्रभावित कर देंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो स्वतंत्र होती हैं, उनकी जो चाल है, उनकी जो गति है, वो सेम वैसे ही बनी रहेगी, कोई किसी को प्रभावित नहीं करता है। अब ये ना समझ लीजिएगा कि मान लीजिए कि 2 तरंगें किसी माध्यम में चली और ये जाके कहीं अध्यारोपित हुई, इस प्रकार से मान लीजिए ऐसे ही आके अध्यारोपित हो गई, तो जहाँ अध्यारोपित होंगी वहाँ ऐसा नहीं होगा कि इनकी किसी की चाल बढ़ जाएगी या किसी की चाल घट जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जिसकी जो चाल थी वो बनी रहेगी, उसकी चाल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको याद रखिएगा कि अध्यारोपण में तरंगें कभी भी क्या होता है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं।
या एक दूसरे की चाल को प्रभावित नहीं करती हैं। इनकी चाल में कभी वृद्धि या कमी नहीं होती मिलने के बाद। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारी ये जो बात है इसका मतलब क्या निकलता है? अगर वास्तव में देखा जाए तो अध्यारोपण के सिद्धांत का सही अर्थ क्या होता है? यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए अध्यारोपण के सिद्धांत का सही अर्थ क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि जब किसी माध्यम में बहुत सी तरंगें चलती हैं तो प्रत्येक तरंग अन्य तरंगों को बिना प्रभावित किए, प्रत्येक तरंग अन्य तरंगों को बिना प्रभावित किए चलती रहती हैं। मतलब मान लीजिए 5, 6, 10, 20 या हजारों की संख्या में तरंगें किसी माध्यम में चल रही हैं, तो अध्यारोपण का सही अर्थ ये बताता है कि यदि किसी माध्यम में बहुत सी तरंगें चल रही हैं तो प्रत्येक तरंग अन्य तरंगों को बिना प्रभावित किए चलती रहती हैं तथा इनके रूप व अन्य गुणधर्मों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इनका जो रूप है, इनका जो गुणधर्म है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः हम ये कह सकते हैं कि तरंगें क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उन पर किसी का कोई दबाव नहीं होता। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमने आपको बताया सही अर्थ। एक बार फिर से बता रहे हैं कि सही अर्थ क्या है। अध्यारोपण के सिद्धांत का सही अर्थ ये होता है कि जब किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक ढेर सारी तरंगें चलती हैं तो प्रत्येक तरंग अन्य तरंगों को बिना प्रभावित किए चलती रहती हैं तथा इनके रूप और गुणधर्मों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि तरंगें कैसी होती हैं? परस्पर स्वतंत्र होती हैं। चलिए एग्जाम्पल एक छोटा सा हम आपको बताते हैं। तो देखिए, हम अध्यारोपण के सही अर्थ को एक बहुत ही मज़ेदार सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल हमने लिख दिया आपके सामने ताकि आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही इसको पढ़ लेंगे एक बार तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका का, व्यवहारिक जीवन में हम अक्सर इसको देखते हैं। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा है। जब हम संगीत सुनते हैं या कहीं संगीत कार्यक्रम हो रहा होता है तो भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों, मतलब जो बाजा बजने वाला होता है, वाद्य यंत्रों की विभिन्न गुणवत्ताओं वाली ध्वनि तरंगें अध्यारोपित होकर जटिल ध्वनि उत्पन्न करती हैं। मतलब तीक्ष्ण तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं और आपस में मिल जाती हैं। फिर भी हम सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनियों को अलग अलग पहचान लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए कितना मज़ेदार है, समझ में आ जाएगा इससे आपको बहुत बढ़िया तरीके से। जब हम संगीत सुनते हैं या कहीं संगीत कार्यक्रम हो रहा होता है तो भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों की विभिन्न गुणवत्ताओं वाली ध्वनि तरंगें, मतलब उन वाद्य यंत्रों से जो तरंगें निकलती हैं, ध्वनि तरंगें निकलती हैं, वो अध्यारोपित होकर जटिल ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अच्छा, फिर भी हम सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनियों को अलग अलग पहचान लेते हैं। मतलब कि यदि आप किसी संगीत में गए हुए हों या कहीं कार्यक्रम कोई संगीत का चल रहा हो जिसमें नाच गाना हो रहा हो, बाजा बज रहा हो, तो आपने देखा होगा, आप अनुमान लगा लेते हो, मतलब आप पहचान लेते हो कि ढोलक बज रही है या बांसुरी बज रही है या शहनाई बज रही है या तबला बज रहा है। बजते तो सब एक साथ हैं, बजाने वाले जो होते हैं वो सबके साथ एक साथ बैठे होते हैं, सब सुरताल लगाए रहते हैं, बजाते रहते हैं। लेकिन आप उन सबको एक साथ बजाने के बाद भी देखते हैं, समझ लेते हैं कि ढोलक बज रही है और तबला बज रहा है या बांसुरी बज रही है या शहनाई बज रही है या इस प्रकार के जितने भी वाद्य यंत्र हैं जिनके बारे में आप जानते हो, पहले से समझते हो, उनको आप बड़े अच्छे तरीके से पहचान लेते हो। तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आया? इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि तरंगें अध्यारोपित तो होती हैं और अध्यारोपित होने के बाद वो जटिल ध्वनि बना लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको अलग अलग पहचान लेते हैं, अलग अलग समझ लेते हैं। अर्थात अगर वो तरंगें
जो एक दूसरे के साथ मिलकर आ रही हैं हमारे पास, अलग अलग वाद्य यंत्रों से निकलकर, अगर एक दूसरे को प्रभावित करती तो कोई हमको सुनाई देती, कोई नहीं सुनाई देती। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब अगर मान लीजिए शहनाई और तबला एक साथ बज रहा हो तो हमें क्या मिलेगा? या तो तबला सुनाई देगा या तो शहनाई सुनाई देगी, या तो कोई न सुना दे, न सुनाई दे, दोनों एक दूसरे से टकरा कर जीरो हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे हमें ये समझ में आता है कि तरंगें कभी भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। तो आई होप इतनी चीज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ये रहा आपका एग्जाम्पल। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यह सिद्धांत सभी प्रकार की तरंगों के लिए लागू होता है। कौन सा? अध्यारोपण का सिद्धांत। यह सिद्धांत सभी प्रकार की तरंगों के लिए लागू होता है, लेकिन बशर्ते एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि तरंगों का आयाम बहुत बड़ा ना हो, बहुत अधिक ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो। हाँ, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सिद्धांत है अध्यारोपण का, ये सभी प्रकार की तरंगों के लिए लागू होता है, चाहे विद्युत चुंबकीय हों, चाहे ध्वनि तरंगी हों, यांत्रिक तरंगे हों, सभी तरंगों के लिए लागू होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखेंगे हम कि उन तरंगों का आयाम बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे एक तरंग होती है जिसको हम कहते हैं लेज़र। लेज़र तरंगे जो होती हैं, लेज़र तरंगों में आयाम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत बड़ा आयाम होता है, इसलिए लेज़र तरंगों के लिए ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो यदि कभी आपसे कोई पूछे कि क्या अध्यारोपण का सिद्धांत सभी तरंगों के लिए लागू होता है, तो आप बड़े आसान तरीके से सहज भाव से बताइए हाँ, सभी तरंगों के लिए होता है, लेकिन उनका आयाम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, लेज़र तरंगों के लिए नहीं होता लागू। क्यों? क्योंकि लेज़र तरंगों का आयाम बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमारा प्रकाश का व्यतिकरण जो टॉपिक चल रहा है, यहाँ तक पहुँचने में एक कदम और पीछे हैं हम, और वो है टॉपिक हमारी है कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं और कला असंबद्ध स्रोत क्या होते हैं। कला संबद्ध स्रोत, कला असंबद्ध स्रोत, इन दोनों को हम जान लेते हैं, उसके बाद हम व्यतिकरण पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसको भी जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि प्रकाश के व्यतिकरण को जानने के लिए हम धीरे धीरे उसके पास तक, उसके करीब तक जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ जान लें और कुछ छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं है, सबको जानेंगे। जब इतना जान चुके हैं तो एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसको भी समझ लें हम, क्या है? कला असंबद्ध स्रोत और कला संबद्ध स्रोत। तो चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा अगला टॉपिक ये है कला असंबद्ध तथा कला संबद्ध स्रोत। कला असंबद्ध तथा कला संबद्ध स्रोत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनकोहेरेंट एंड कोहेरेंट सोर्स। तो इसको जानेंगे हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हमारे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए। समझिए, देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपके घर में बल्ब जलता है, यदि आप उसको देखें, समझें, तो उसमें से जो विकिरण निकलती है, ये विकिरण कैसे निकलती है? ये विकिरण निकलती है उत्तेजित परमाणुओं का जब वापस लौट के आना होता है अपने मूल कक्षक में, मूल अवस्था में, तो इस स्थिति में विकिरण उत्पन्न होती है। अभी इसके बारे में आपको बताया नहीं गया है। देखिए, होता क्या है कि जब किसी परमाणु को बाह्य ऊर्जा दी जाती है किसी सोर्स से, तो दी गई बाह्य ऊर्जा से वो परमाणु उत्तेजित हो जाता है और वो अपने कक्षक से निकलकर, मतलब अपनी अस्थायी अवस्था से हटकर किसी उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चला जाता है, और उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर लगभग 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे के स्थान पे गया हुआ है, तो जहां वो जाता है 10⁻⁻8 सेकंड तक बहुत सूक्ष्म समयांतराल तक रुकता है, और वहां वाले उसको लात मार के भगा देते हैं। तो जब वहां से वापस लौटकर वो आता है तो पहुंचता है अपने निजी स्थान पर जहां से वो गया था, और इस क्रिया को हम कहते हैं संक्रमण। अब देखिए क्या होता है, इसमें
जाने और वापस लौट के आने में विकिरण उत्पन्न होती है और वही विकिरण तरंग के रूप में हमको प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। तो ध्यान दीजिएगा, बात ये बनती है कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगें अनंत परमाणुओं के उत्तेजन की अवस्था पर निर्भर करते हैं। इसलिए ये पाया जाता है या ये माना जाता है या ये मिला है कि किसी भी अलग अलग प्रकार के तरंग स्रोत से निकलने वाली तरंगें कभी भी समान कला में नहीं मिल सकती हैं। अगर आप दो बल्ब अपने दोनों हाथों में पकड़ के जलाइए, दोनों बल्बों से निकलने वाली तरंगें जो है वो कभी भी समान कला में नहीं होंगी। समान कला का मतलब समान समय में समान कोणीय परिवर्तन, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। अलग अलग समय में अलग अलग मिलेगा। जब भी आप देखेंगे हमेशा अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा। कहने का मतलब ये होगा कि दो अलग अलग प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच में कभी भी निश्चित कलांतर नहीं होता है और उसी के आधार पर इसको दिया गया है असंबद्ध और संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपके सामने एक डिफिनीशन बोल रहे हैं, उसको समझिए कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के बीच किसी भी स्थान पर किसी भी समय कालांतर निश्चित न हो, उसे हम क्या कहते हैं? कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। इसको देखिए, हम अगर समझें कला असंबद्ध, कला असंबद्ध, कला असंबद्ध क्या होता है? कला असंबद्ध स्रोत यहां लिख दें तो हम कहेंगे ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कभी भी कालांतर नियत नहीं होता है। ऐसे स्रोत या ऐसे प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कभी भी कालांतर नियत नहीं होता है। क्यों नियत नहीं होता? क्योंकि ये जो प्रकाश स्रोत होता है जिसमें परमाणुओं के उत्तेजन की अवस्था के कारण तरंगे बाहर निकलती हैं, वो रेंडमली वर्क करते हैं। रेंडमली का मतलब हुआ, आप जानते हैं, अनियमित अनिश्चित कार्य करते हैं, जिनमें कोई निश्चित क्रिया होती ही नहीं है, अनियमित स्थिति में रहते हैं वो, इसलिए कभी भी वो अपना सही कलांतर व्यक्त नहीं करते हैं। तो ये रहा आपका कला असंबद्ध स्रोत, ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कभी भी कलांतर नियत नहीं होता है। और ये ऐसा हर प्रकाश स्रोत के साथ होता है, याद रखिएगा, हमेशा ध्यान दीजिए। अब देखिए दूसरा क्या है? कला संबद्ध, कला संबद्ध स्रोत। अब ये कला संबद्ध स्रोत क्या होता है? कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? बस इसी का अपोजिट हो जाएगा। ऐसे स्रोत या ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कालांतर या तो शून्य हो या तो सदैव नियत हो। देखिए लिख देते हैं हम यहाँ पे, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगें, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगें या तरंगों के बीच कालांतर
शून्य हो या फिर सदैव नियत हो। उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कालांतर शून्य हो या फिर सदैव नियत हो, उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। अब एक चीज इसमें यह भी याद रखिएगा कि इसमें जो बात कही जा रही है कला संबद्ध स्रोत की, ये किसी एक ही वर्णी प्रकाश के लिए संभव है। ये तो जान लीजिए कि कभी भी हम दो अलग अलग प्रकाश स्रोतों से कला संबद्ध तरंगे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मतलब समान कलांतर की तरंगे कभी नहीं प्राप्त कर सकते, संभव ही नहीं है। अगर दो अलग अलग प्रकाश स्रोत हों तो उन दोनों अलग अलग प्रकाश स्रोतों से कभी भी कला संबद्ध तरंगे निकलना संभव नहीं है, इसको याद रखिए। और यहाँ कला संबद्ध स्रोत के लिए डिफिनेशन दी जा रही है, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर शून्य हो या फिर सदैव, या फिर कैसा हो, सदैव नियत हो, उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो अब ये कैसे प्राप्त होगा? अभी हमने कहा नहीं कि कला संबद्ध तरंगे प्राप्त करना संभव नहीं है, तो अब कैसे संभव होगा? हमने ये जो कहा है वो दो अलग अलग प्रकाश स्रोत के लिए कहा है। एक ही प्रकाश स्रोत से कला संबद्ध तरंगे निकल सकती हैं। कोई एक ही बल्ब आप जलाइए और उस बल्ब से जो प्रकाश तरंगे निकलेंगी वो प्रकाश तरंगे एक वर्णी हों, और इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश स्रोत के मार्ग में दो अलग अलग प्रकाश स्रोत बना दीजिए हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार। हाइगेंस का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, उसमें बताया गया है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में कि जब किसी माध्यम में तरंगे उत्सर्जित होती हैं या तरंगे संचरित होती हैं तो माध्यम के समस्त कण क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं और अपने आगे के लिए नई नई तरंगिकाएं उत्पन्न करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इससे जो तरंगे निकल रही हैं उन तरंगों के सामने दो अलग अलग प्रकाश स्रोत बना दीजिए। किसी विशेष ढंग से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है, ऐसे ये टॉर्च है, इस टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है बाहर की तरफ। अब क्या करना है, आप एक दफ्ती ले लीजिए और उस दफ्ती के ऊपर दो छिद्र कर दीजिए ऐसे। अब क्या देखेंगे आप, ये जो दफ्ती है, इस दफ्ती से जब प्रकाश उस तरफ जाएगा तो ऐसा पता चलेगा कि दो जगह से आ रहा है। अब ये दो जगह से अगर आ रहा है तो दो प्रकाश स्रोत हुआ। अब इन दोनों प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली जो तरंगे उधर जा रही हैं वो कला संबद्ध होंगी। कला संबद्ध क्यों होंगी? क्योंकि इसमें से निकलने वाली जो तरंगे यहाँ पर पहुँच रही हैं वो निश्चित स्थिति में पहुँच रही हैं और यहाँ पे जाने के बाद इसमें से कला संबद्ध तरंगे उस पार जाएंगी। ये एक ही वर्णी प्रकाश से उत्पन्न होगा, मतलब एक ही प्रकार का प्रकाश होगा। और दो अलग अलग प्रकाश स्रोतों से अगर आप ये चाहो कि एक ही स्थिति में एक ही क्वालिटी का प्रकाश निकले तो ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ संभव है कि इसमें से जो प्रकाश निकल रहा है वो इस पर समान स्थिति में पहुँचेगा और बाहर निकलेगा तो कला संबद्ध बन के निकलेगा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपके इसी चैप्टर में जब यंग का द्विरेखा छिद्र अनुप्रयोग पढ़ाया जाएगा, तब बहुत ही बड़ी भूमिका है इसकी। तो हम आपको क्या बताएं आज, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। कला असंबद्ध का मतलब बताया गया ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कभी भी कलांतर नियत नहीं होता है। और ये हमने आपको बताया कि दो अलग अलग प्रकाश स्रोतों से कभी भी कला संबद्ध स्रोतें तरंगे प्राप्त करना संभव नहीं है। कला संबद्ध में बताया गया ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर या तो शून्य हो
या फिर सदैव नियत हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कला संबद्ध क्या होता है और क्या नाम है, कला असंबद्ध क्या होता है। क्योंकि ये जो प्रकाश का व्यतिकरण है, इसको पढ़ने के लिए जो परिभाषा दी जाती है, उसमें जिन तरंगों का अध्यारोपण कहा जाता है, उन अध्यारोपण के तरंगों में, या मतलब अध्यारोपण में उन तरंगों में क्या होना चाहिए, कला संबद्ध का संबंध होना चाहिए। और इसमें तो ये जो है असंबद्ध स्रोत जो होते हैं, इनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कला का कोई संबंध ही नहीं होता। कभी कुछ रहेगा, कभी कुछ रहेगा, कभी कम रहेगा, कभी ज़्यादा रहेगा, कभी शून्य भी हो जाएगा। और इसमें क्या है, कला संबंध में वो एक ही बना रहेगा, या तो वो शून्य ही रहेगा या तो कुछ होगा तो निश्चित बना रहेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो जाते जाते हम आपसे कहना चाहते हैं कि वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमको पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।